स्लो इंटेंसिव मेथड के अकॉर्डिंग, स्लो इंटेंसिव इंटरवल मेथड के अकॉर्डिंग किया, या कुछ लोगों ने फास्ट इंटरवल या फास्ट इंटेंसिव इंटरवल मेथड के अकॉर्डिंग किया। तो किसी का इफेक्ट हो गया स्पीड ऑफ वर्क, एक स्टडी हो गई फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर। दूसरी स्टडी हो गई स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के ऊपर, कि अगर हम ज्यादा हमारे पास टाइम होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है तो मैक्सिमम टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेशली स्लो और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्लान करते हैं। ये हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि हम इस चीज के लिए करते हैं। तो स्पीड ऑफ वर्क, हम स्पीड ऑफ वर्क को वेरीफाई करते हैं कि स्पीड वर्क की किस टाइप में पहले की जो स्टडी है वो किन स्पीड के ऊपर हो चुकी है। उन्होंने स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के ऊपर किया या फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के ऊपर किया। उनकी टाइमिंग क्या थी, ड्यूरेशन ऑफ वर्क। सेकंड थिंग है ड्यूरेशन ऑफ वर्क। ड्यूरेशन वर्क मतलब जैसे आपका ड्यूरेशन ऑफ वर्क 30 मिनट्स टू 1 आवर। अगर हम बात करें स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में 30 मिनट्स टू 1 आवर वर्कआउट होता है। तो 30 मिनट्स टू 1 आवर वर्कआउट में हम अगर देखते हैं कि पहले 1 आवर का वर्कआउट हुआ, 1 आवर वर्कआउट के ऊपर इस ट्रेनिंग मेथड्स को स्टडी किया गया, तो हम उस चीज को 45 मिनट्स में भी स्टडी कर सकते हैं कि 45 मिनट्स और 1 आवर में या 60 मिनट्स में क्या चेंजेस मिलते हैं। इस टाइप चेंजेस ड्यूरेशन ऑफ वर्क चेंज करने से मिलते हैं। हो सकता है ड्यूरेशन ऑफ वर्क 45 मिनट्स के वर्क में हमारी इंटेंसिटी क्या रही, या 1 आवर 60 मिनट्स के ट्रेनिंग में हमारी इंटेंसिटी क्या रही। इसको चेंज करके भी हम इस टाइप की स्टडी को बना सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी भी हम चेंज करके, ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी भी एक तरह से स्टडी में एक इंपॉर्टेंट रोल देता है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिकवरी कि आपका 1 मिनट का सपोज 1 to 3 मिनट्स आपकी रिकवरी है। एक्सटेंसिव स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में 1 to 3 मिनट्स आपकी हर एक स्पीडी वर्कआउट के बाद, आफ्टर ईच रिपीटिशन, हर एक रिपीटिशन और हर एक वर्कआउट के बाद 1 से 3 मिनट का रेस्ट होता है। तो 1 से 3 मिनट के रेस्ट में हम 1 मिनट के रेस्ट करके भी स्टडी कर सकते हैं, और 2 या 3 मिनट की रिकवरी पे भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर हम 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं तो हमारे ट्रेनिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या 3 मिनट्स की हर एक स्पीडी वर्कआउट के बाद उसमें अगर करते हैं तो क्या हमारे ट्रेनिंग पे क्या इफेक्ट हो सकता है। हमारी सपोज स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में हमारा जो पल्स रेट होता है, जो हमारा हार्ट बीट्स होता है, वो आई होप 140 to 170 बीट्स पर मिनट हो जाता है। तो हमारी इस टाइप की जो हार्ट बीट्स है, इस लेवल पे, इस बीट पे अगर हम लोएस्ट भी ले सकते हैं और हाईएस्ट भी ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए, एवरीवन नोज बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर हम 165 और 170 बीट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं तो हमारा आउटपुट हमारा काफी अच्छा होगा। अगर वही चीज हम 150 150 बीट्स पर मिनट लेते हैं तो हमारा आउटपुट अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, ट्रेनिंग का अच्छा इफेक्ट चाहिए, तो हमें मैक्सिमम, तो हम इस टाइप से एक हम ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी में कि हमारा जो हार्ट बीट्स है, हम अगर 100 हाई इंटेंसिटी के साथ में 165 और 170 की हार्ट बीट्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। 150 हार्ट बीट 150 बीट्स पर मिनट के हमारी इंटेंसिटी, हमारी स्पीड है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। नंबर ऑफ रिपीटिशंस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ रिपीटिशन में भी सपोज स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में हमारा जो रिपीटिशंस है वो 15 to 20 टाइम्स नियर अबाउट है, 15 to 20 टाइम्स में। तो इसमें हम डिफरेंशिएट करके हम इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं कि हमारे रिपीटिशंस का क्या इफेक्ट हमारी ट्रेनिंग के ऊपर पड़ता है। कि सपोज अगर हम 10 टाइम्स रिपीटिशन करते हैं या 20 टाइम्स रिपीटिशन करते हैं तो 20 टाइम्स 10, अब इसका
जो नॉर्म्स जाए, स्पीड ऑफ वर्क से सभी को बैलेंस में लेके चलते हैं, स्पीड ऑफ वर्क को भी, ड्यूरेशन ऑफ वर्क को भी, ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी को भी, और नंबर ऑफ रिपीटिशंस को भी। हम इसमें हम अपने सिचुएशंस को चेंज करके हम उसके ऊपर कई स्टडी को बना सकते हैं। The above factors can be manipulated to increase or decrease, मतलब कि हम इसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके, हम इंक्रीज करके और डिक्रीज करके हम इस टाइप के स्टडी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इंटरप्रेटिंग मेथड के और भी पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन हमने मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कि अभी मैंने इसके पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया था कि टाइप्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स। How many types of interval training method, my dear research scholar? The interval training method can be divided, can be studied in two types. Number one, slow or extensive interval training method, and second one is fast or intensive interval training method. ये दो मेथड हमारे इंटरवल ट्रेनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल, व्हाट इज अ स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड? एक्चुअली this this is very effective for aerobic endurance। मतलब मैंने आपको बताया कि जो ये मेथड है स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ये एक वन ऑफ द मेथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरोबिक एंड्योरेंस। बट in comparison, slow or extensive interval training method, you can see in a fast or intensive interval training method. Intensive interval training method is one of the best method for the anaerobic endurance। तो हम स्लो की बात कर रहे हैं, तो स्लो मेथड जो है यार एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, ये हमारे एरोबिक एंड्योरेंस के लिए बेहतर है। और इस मेथड में जो हमारा वर्कआउट होता है या रन होता है वो मीडियम पेस में होता है, और लेकिन मीडियम पेस के साथ में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो लंबा होगा, लॉन्गर होगा। लंबे समय तक हमें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मीडियम पेस, एक तरह से हमारा जो स्पीड होगी वो मीडियम पेस होगा। इसके बाद हम जो भी रिपीटिशन और रेस्ट पीरियड होगा इनकम्प्लीट होगा बिफोर रिपीटिशन, बिटवीन द रिपीटिशन, जो हमारा रिपीटिशन होगा वो उसके बीच में हमारा जो गैप होगा वो रेस्ट पीरियड होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। हमें थोड़ा सा जब भी हम वर्कआउट करेंगे तो हमें अपने महसूस होना चाहिए कि हाँ फुली हम रेस्ट पीरियड में नहीं गए हैं। अगर फुली रेस्ट पीरियड में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपका एंड्योरेंस इफेक्टिव होगा। और इस इंटरवल इंटेंसिव एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को हम अगर वीकली करने की अगर करते हैं तो once or twice in a week, 1 से 2 दिन हमें इस चीज को रिपीट करना चाहिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को। लेकिन अगेन आई एम रिमाइंडिंग these methods now depend upon the performance or level of the physical fitness of an individual। जो व्यक्ति का इंडिविजुअल है, जो स्पोर्ट्समैन का इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस उसका परफॉर्मेंस है, उसका एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर ही ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड हो सकता है। 2 और 3 टाइम्स भी वीक हो सकता है, उससे ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, अब which type of load factors can be effective the effective extensive interval training method? किस टाइप के एक्सटेंसिव जो स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनको किस टाइप के लोड जो है इफेक्टिव कर सकते हैं? तो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग जो स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 5 to 10 किलोमीटर इज सफिशिएंट एंड वॉल्यूम may be 30 minutes to 1 hour workout, okay, and the distance is 300 to 800 meter or 2 to 5 kilometer,
or 2 to 5 minutes. इस टाइप के अगर लोड फैक्टर से हम एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो अच्छा हो सकता है। कहने का मीन्स है कि हमारा 30 मिनट्स टू 1 आवर अगर वर्कआउट करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अकॉर्डिंग, तो हमारा वर्कआउट काफी अच्छा जाएगा। Which type of speed of work in the interval training method? It may be 60 to 80% best speed or medium pace run. कहने का मीन्स है कि अगर हम 60 to 80% की बेस्ट स्पीड के अकॉर्डिंग अगर मीडियम पेस रन हम करते हैं तो हमारे लिए बेटर रिजल्ट होगा। और स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी या नंबर ऑफ रिपीटिशन होगा वो कितना हो सकता है, 15 to 20 टाइम्स मे बी। ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट बिटवीन द ईच स्पीडी वर्कआउट 1 to 3 मिनट्स। फिर भी मैं कहूंगा जो आफ्टर ईच रिपीटिशन होगा ये डिपेंड करता है कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, प्लेयर का फिजिकल फिटनेस कैसा है। अगर फिजिकल फिटनेस एडवांस लेवल में काफी बेहतर है तो वो कम से कम रेस्ट के लिए रेस्ट पीरियड बनाएगा। अब इसमें बोले कि हार्ट रेट क्या होना चाहिए एक स्लो इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम में? तो हार्ट रेट इट कैन बी 140 to 170 बीट्स पर मिनट, कि उसका 140 के नीचे और 170 के ऊपर अगर बीट उसका हार्ट रेट जाता है कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा। 170 के ऊपर जाता है तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी तो होगा वो प्रभावित होगा। मोड ऑफ रिकवरी की बात करें तो एज ए वॉक और स्लो जॉगिंग और जॉगिंग मे बी, बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग द रिकवरी मे बी डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। किस टाइप के गेम्स में, अगर आगे मैं बात करूं कि किस टाइप के गेम्स में स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड सक्सेसफुल यूज किया जा सकता है या प्रैक्टिस किया जा सकता है, जनरली प्लेयर्स आर द मेजर गेम्स लाइक फुटबॉल, लाइक हॉकी, लाइक बास्केटबॉल, और इस टाइप के जो गेम्स हैं, हैंडबॉल, इस टाइप के जो गेम्स हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर्स, इस टाइप की प्रैक्टिस को, इस टाइप के ट्रेनिंग प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं। अब ये स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो है, अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, मतलब अगर हम माइक्रो साइकिल में होते हैं, तो माइक्रो साइकिल में अगर होते हैं तो हम स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड को जरूर यूज कर सकते हैं। स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड साथ में हम अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हैं क्योंकि टाइम सफिशिएंट होता है, हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम भी पर्याप्त मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। दिस इज द सेकंड part of the interval training method. Fast intensive interval training method is one of the best method for the development of the anaerobic endurance. Anaerobic endurance without oxygen activity. In this method, the player is made to run short distance. कहने का means कि fast और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में जो वर्कआउट होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो उसमें प्लेयर, इस ट्रेनिंग में प्लेयर्स रन करेगा, जो एक्टिविटी करेगा वो शॉर्ट डिस्टेंस में होगा, लेकिन वर्कआउट जो होगा वो हाई स्पीड में होगा। द रेस्ट इज इनकम्प्लीट बिफोर द नेक्स्ट रिपीटिशन। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जो रिपीटिशन होगा, जो उसके बीच में जो गैप होगा वो इनकम्प्लीट होगा। दिस मेथड इज जनरली
practice 2 to 3 times in a week. Himanshu Tiwari. अभिषेक जी सर। अब हिमांशु तिवारी स्टूडेंट है? जी सर, जी सर। इतनी लेट में क्यों आते हैं? बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है, फिर वही चीज। ओके, कम टू द पॉइंट। तो फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में अगर हम 2 से 3 बार वीक में 2 से 3 बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा, हमारे लिए अच्छा एक रिजल्ट होगा, आउटकम अच्छा होगा। लेकिन 2 से 3 मिनट अगर कोई एडवांस प्लेयर है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, तो 2 to 3 टाइम से भी ज्यादा, वो 4 टाइम्स भी वो यूज कर सकता है इन अ वीक। और इस टाइप का जो फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, इस मेथड को स्पेशली फास्ट स्किल गेम में यूज किया जाता है, जिसमें कि हमारी एक्सप्लोसिव स्पीड की जरूरत हो। इस टाइप के जो भी गेम हो सकते हैं वो फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन द फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, which type of load factors can be applied. This method is usually performed when competition is closer or competition is less. कहने का मतलब हमने आपको बताया था कि जो स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है तो उसमें मैक्रो साइकिल यूज होता है, उसमें टाइम ज्यादा अगर होता है तो वो कंपटीशन वो यूज होता है, उस ट्रेनिंग को यूज कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग सेशन कम होता है, हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमें फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को यूज करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी एम्स को अचीव करने के लिए। मतलब कंपटीशंस अगर क्लोज है, कंपटीशंस पास में है, तो हमेशा फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को यूज करते हैं। माय डियर रिसर्च स्कॉलर, इस टाइप के मेथड में हमारी जो डिस्टेंस होती है, प्रैक्टिस डिस्टेंस होती है, वो 2 to 5 किलोमीटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 से 5 किलोमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वर्कआउट है, जो हमारा वॉल्यूम है या वर्कआउट है, वो 15 to 30 मिनट्स होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हाँ, हमारी जो डिस्टेंस होगी वो होगी, लेकिन वो एट हाई स्पीड होगी, तेज गति से होगी। और हमारी जो ये इंटेंसिटी होगी वो 80 to 100% के साथ में होगी। हमारे वर्क आउट इंटेंसिटी मतलब द स्पीड ऑफ द वर्क, द स्पीड ऑफ द एक्टिविटी विल बी 80 to 100%। अपनी एबिलिटी का 80 to 100%, 80% के नीचे नहीं होगा। अगर उसके नीचे जाते हैं तो कहीं हमारा वो चीज एनारोबिक एक्टिविटी की जगह पे एरोबिक एक्टिविटी में चला जाएगा। योर ड्यूरेशन शुड बी 32 आवर्स। 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में अगर करते हैं तो हमारी इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड ट्रेनिंग के दौरान हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो 80 to 100% श्योर होनी चाहिए। और हमारा इस ट्रेनिंग के दौरान हमारा जो रिपीटिशन होगा वो 15 to 20 टाइम्स हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन हमेशा आपके पास है कि अगर हमारा फिजिकल फिटनेस बहुत ही हाई लेवल पे है, वो एडवांस प्लेयर है, कहीं ना कहीं वो इस चीज को प्लस कर सकता है। मतलब वो हाई लो लेवल पे नहीं होगा। जैसे रिपीटिशन 15 टाइम्स है तो 15 टाइम्स मे बी फॉर द बिगिनर्स, ये जो स्टार्टिंग नौसिखी है उनके लिए बेटर होता है, उनकी जो कंपोनेंट्स को डेवलप करना होता है उनके लिए बेटर होता है। लेकिन 19-20 टाइम्स अगर करता है तो वो एडवांस लेवल प्लेयर करता है, एडवांस लेवल प्लेयर उसको परफॉर्म करता है। अगर वो इन वीक करता है मतलब तो वो 3 to 4 टाइम्स इन वीक कर सकता है। लेकिन जो बिगिनर्स है वो 1 to 4 2 टाइम्स में चले जाते हैं। और इस बीच जो इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की टाइमिंग होती है, वो इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग की जो हार्ट रेट होता है
it should be between 170 to 200 beats per minute. जब हम इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे इन पॉइंट्स को, इस टाइप के जो फैक्ट हैं, जो सिस्टम्स हैं, इनको अगर हम यूज करते हैं और हमारा हार्ट रेट 170 से 200 बीट पर मिनट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा आउटकम जो होगा वो काफी बेटर होगा। हम उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अपने एम को इजिली अचीव कर सकते हैं, कम समय में अचीव कर सकते हैं, बेटर वे में अचीव कर सकते हैं। उसमें हमें कहीं से प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि जब हम एक्सटेंसिव और स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर किस टाइप के प्रभाव पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब हम इसको इसलिए बताना चाहते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो हम इन प्रभावों के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम इस इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की अगर बात करो तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मतलब आज फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तो 3 टाइप के इफेक्ट हमारे सामने आएंगे। एक तो आएगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा आएगा ट्रेनिंग इफेक्ट, तीसरा आएगा साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये 3 टाइप के इफेक्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में हमें देखने को मिलते हैं जब हम ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, अगर इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को करते हैं, which type of physiological effect can be faced? Enhances efficiency of the cardiorespiratory system. कहने का मीन्स है कि अगर हम इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कार्डियो की अगर बात करता हूं तो स्ट्रोक वॉल्यूम आता है कि हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन अ सिंगल बीट। हमारा हार्ट सिंगल बीट में हमारे ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, पंप से जो ब्लड निकलते हैं एक बीट में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। आई होप सो 70 ml पर बीट निकलता है। रेस्ट पीरियड, इन रेस्ट पीरियड अगर एक एक्सरसाइज पर्सन है, ट्रेनर पर्सन है, कहीं ना कहीं उसको रेस्ट पीरियड में 90 ml ब्लड निकलता है एक बीट में। अगर वो एडवांस प्लेयर है तो 110 ml तक रेस्ट पीरियड में उसका ब्लड पंप होता है। अब इसी में कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन सिंगल मिनट। एक मिनट में जितना ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एओर्टा के थ्रू पूरे ब्लड को सप्लाई होता है, वो कार्डियक आउटपुट होता है। तो कहने का मतलब है हमारा, अगर हम प्रॉपर इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं तो हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हमारी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम है, जिसमें कार्डियक आउटपुट है, जिसमें साइज ऑफ द हार्ट है, साइज ऑफ द ब्लड वेसल्स है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, ये सब चीजें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सकते हैं। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर है तो कार्डियो रेस्पिरेटरी को दोनों को एक करके यहाँ पे शो किया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सपोज टाइडल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, रेजिडियल वॉल्यूम है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन, कैपेसिटी ऑफ द इंस्पिरेशन एंड कैपेसिटी ऑफ द एक्सपिरेशन, ये सब चीजें कहीं ना कहीं साइज ऑफ द लंग्स, कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिलेगा अगर हम इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को प्रॉपर वे में, प्रॉपर लोड के साथ में अगर परफॉर्म करते हैं तो। नेक्स्ट वन इज improves aerobic and anaerobic capacities. These are also physiological effect. If you are doing proper, or if you are taking intensive interval training method, you can increase your aerobic, means aerobic means endurance, anaerobic capacities.
दोनों टाइप के, विदाउट ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन की एक्टिविटी जो है ये आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंप्रूव्स द VO2 मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है ये भी इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजेस मसल्स ग्लाइकोजन, हमारी जो मसल्स ग्लाइकोजन है, आपको मालूम है ग्लूकोज हमारा जो होता है वो किसमें टूटता है? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन हमें क्या देने का, क्विक एनर्जी देने का काम करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मसल्स एनर्जी है, मसल्स स्टोरेज एनर्जी है, वो भी इंक्रीज होती है। इंप्रूव्स द नेक्स्ट वन इज इंप्रूव्स द कंपनसेशन कैपेसिटी, हमारी जो कंपनसेशन कैपेसिटी है, कंपनसेशन का मतलब क्या है? क्षतिपूर्ति, जो हमारी क्षतिपूर्ति की कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव होती है। अब इसी में अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में ट्रेनिंग इफेक्ट की बात करूं, अभी तक मैंने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात किया था, लेकिन अब मैं ट्रेनिंग इफेक्ट की बात करूं तो किस टाइप की ट्रेनिंग, किस टाइप की इंड्योरेंस को हम के थ्रू इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं? इंप्रूव बेसिक इंड्योरेंस। बेसिक इंड्योरेंस को हम इसके थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। एक बेस होता है बेसिक इंड्योरेंस, डेवलप स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, और इसके साथ साथ में हम शक्ति सहनशीलता भी के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। अब अगर हम आते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तो किस टाइप के साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं? डेवलप डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। आपको मालूम है कि अगर हमारे पास अच्छी एफिशिएंसी है, हमारी अच्छी क्षमता होती है, हमारे प्रॉपर कार्डियो और रेस्पिरेटरी फंक्शंस प्रॉपर एक वे में फंक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, कहीं ना कहीं हमारा डिटर्मिनेशन और हमारा विल पावर भी स्ट्रांग होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि नदियों में, रिवर्स में अगर कोई जंप करता है और डुबकी लगाता है तो कोई 5 सेकंड में ही काफी वाइब्रेट होकर बाहर निकलता है, कोई 2 4 5 मिनट 8 10 मिनट पानी के अंदर बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफी मेंटेन है। इंप्रूव द टॉलरेंस एबिलिटी ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जैसा मैंने बताया डिस्कम्फर्ट, इस टाइप के अगर इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू हम साइकोलॉजिकल प्रभाव में देख सकते हैं कि हमारी जो टॉलरेंस एबिलिटी होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। हमें डिस्कम्फर्ट पोजीशन में भी कहा जाता है, आदमी कंफर्ट पोजीशन खोजता है, लेकिन हम डिस्कम्फर्ट पोजीशन में भी काफी समय तक हम उसको फेस कर सकते हैं। डिस्कम्फर्ट ऑड सिचुएशंस को भी काफी टाइम तक हम उसको फेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में हमेशा ऑड सिचुएशन से लड़ना ही सिखाया जाता है। डेवलप्स एबिलिटी टू वर्क अंडर फटीग कंडीशन, और क्या लास्ट वन इज कि हम फटीग कंडीशन में, थकान की पोजीशन में भी, थकान की कंडीशन में भी हम अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, इफ यू आर जस्ट यूजिंग द load of factors of effective intensive interval training method, definitely you can achieve in a very less time your aim. Okay, so already my dear research scholar, already I told you 4 or 5 points for the research study. अगर इसमें आप और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स जो अगर आप लेके चलते हैं रिसर्च स्टडी में कि स्पीड ऑफ वर्क क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी क्या होती है, नंबर ऑफ रिपीटिशन क्या होता है, और मोड ऑफ रिकवरी क्या होती है। अगर इन पॉइंट्स को अगर आप लेते हैं तो आप वेरिएबल्स को आप किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप अगर ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी करते हैं, रिसर्च देखते हैं, तो आप इसमें से बड़े आराम से प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हम कल आपको प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कशन के बताएंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम्स, किस टाइप की वेरिएबल्स हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में कर सकते हैं। राइट? जी सर। प्लोमेट्रिक। Come to the next.
ऑलरेडी हमारी जितने ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो मैंने अब कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने बता सकते हैं अभिषेक कि कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड्स हम सबने स्टडी किया और किन किन चीजों पर रिसर्च प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश की। जी सर, सर्किट ट्रेनिंग आपने बताया था सर, और कंटिन्यूअस और इंटरवल के बारे में बताया है। और फार्टली ट्रेनिंग मेथड के बारे में भी शायद हमने बताया होगा। जी जी, फार्टलेग में भी बताया है सर। है ना? जी। अब एक चीज और है अभिषेक, धर्मेंद्र भी शायद जुड़े होंगे। धर्मेंद्र, नहीं धर्मेंद्र, धर्मेंद्र यू आर Yes, sir. Yes, sir. धर्मेंद्र, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? सर आपकी वॉइस आ तो रही बट क्लियर नहीं है। नेटवर्क यार, आपकी वॉइस भी बहुत स्लो आ रही है, अभिषेक की वॉइस काफी क्लियर आ रही है। मेरा तो पूरा वाईफाई का सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपके पास तक आवाज पहुंचे। ओके, Yes, sir. चलिए हम एक टॉपिक लेते हैं जो हमारा फ्रॉम द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना? ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई होप सो कि अगर आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे तो होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई एम सेइंग राइट और रॉन्ग अभिषेक? अभिषेक, जी सर। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सिलेबस देखना पड़ेगा सर, एक सेकंड। मतलब सिलेबस नहीं है आपके पास? सर मैं वो सर हार्ड कॉपी नहीं है सर, सॉफ्ट कॉपी में पड़ा हुआ है। अच्छा, प्लीज यू चेक, आई एम कॉन्फिडेंट कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इज द लास्ट topic of the sports training in the research course. चलिए कम टू द पॉइंट। चलिए मैं डिस्कस लेता हूँ 10 मिनट की पैरामीटर के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद इंटरनल ट्रेनिंग मेथड कल मैं इसके टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा। ठीक है, इसमें शायद पैरामेट्रिक ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम में पैरामेट्रिक ट्रेनिंग है और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है और वेट ट्रेनिंग है, 3 टाइप की ट्रेनिंग है। तो इनमें हमें जो हमारी ट्रेनिंग है, पहले तो सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन को पढ़ने से पहले हमें जो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है और जो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है और इसके साथ साथ में जो वेट ट्रेनिंग है, इसको हमें पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है। जब तक हम उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा कि ये होता क्या है, कंपोनेंट्स को हम कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, हमें ये बेसिक हमें नॉलेज नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकेंगे। ओके, सो इसके बाद जो हमारी प्राइमेट्रिक ट्रेनिंग है, जो हमारी वेट ट्रेनिंग है और जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है, इसके अलावा हमारी जो ट्रेनिंग सेशंस है, जैसे मैं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग सेशंस, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेशंस, और उसके बाद फिर हमारे जो डिफरेंट टाइप के साइकिल्स हैं, मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल, उसके बाद पीरियडाइजेशन है, छोटे छोटे उसमें हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप की पीरियडाइजेशंस को हम यूज करके हम ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी। कितने टाइम है, वन टाइम पीरियडाइजेशन, वन पीरियडाइजेशन, टू पीरियडाइजेशन और थ्री पीरियडाइजेशन या मोर देन थ्री पीरियडाइजेशन, कितने टाइप के हम पीरियडाइजेशन को यूज करके अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन को हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्लान के आप कोई भी एक्टिविटी को अपने हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचा सकते हैं। कम टू द प्लायोमेट्रिक, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा शायद मास्टर डिग्री में, प्लायोमेट्रिक इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये जो प्लायोमेट्रिक जो एक्सरसाइज और ट्रेनिंग है, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है एक एक्सप्लोसिव पावर, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। एक्चुअली plyometric applies for the short are a type of exercise designed to produce fast and powerful movements. They are generally used by athletes to improve performance in sports, especially those that involve speed,
quickness, and power. I hope so. You will clear from these definitions. ये जो plyometric है, जो एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जिसमें स्पीड इन्वॉल्व है, जिसमें क्विकनेस है, जिसमें पावर ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। इस टाइप की एक्टिविटी के लिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको बात करूं कि खो खो में जब एक चेजर जो होता है, जो जंप करता है रनर्स के ऊपर सिटिंग पोजीशन में, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ही मुझे जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है। अगर हम किसी कोई बॉक्सर किसी ओपोनेंट को बॉक्सिंग में पंच मारता है, कहीं ना कहीं वहां पे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की हमें जरूरत पड़ती है। हमें चाहे वो खो खो हो, बॉक्सिंग हो, अगर रनर्स की बात करूं तो इन द स्टार्ट 100 मीटर जो स्टार्ट होती है, उस स्टार्ट में कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लोसिव की जरूरत होती है। उस चीज को स्टार्ट, एक अच्छे स्टार्ट को करने के लिए हमें एक्सप्लोसिव की जरूरत होती है। उसमें अगर हाई जंप में टेक ऑफ की बात करें या लॉन्ग जंप में टेक ऑफ की बात करें, तो वहां पे भी जंप में टेक ऑफ की बात करें, तो वहां पे भी हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो वो एक्टिविटी जिसमें स्पीड की जरूरत है, जिसमें क्विकनेस की जरूरत है, जिसमें पावर की जरूरत है, इस टाइप की एक्टिविटी में हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को तरीके से हम आउटपुट उससे पा सकते हैं। उस टाइप के मूवमेंट्स में, जो ये पावरफुल मूवमेंट जिसमें परफॉर्म करना है। Plyometric exercises use explosive, fast-acting movements to develop muscular power and to improve overall speed. In other words, it's exercise that allows muscles to exert maximum force in the shortest amount of time possible. Everyone knows कि जो आपने types of strength में आपने पढ़ा होगा, 2 types of strength, dynamic and static. In the dynamic strength, you can also observe 3 types of dynamic strength. Number 1, maximum strength. Second is explosive strength, and third is strength endurance. तो जो सेकंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो it is the ability of the muscles to exert the force in a minimum time और with a fast speed. हम जब कोई फोर्स फास्ट स्पीड के साथ में डेवलप करते हैं या करते हैं, तो उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, वही पे आता है प्लायोमेट्रिक। इस टाइप की जो स्ट्रेंथ है, इस टाइप की है, वो हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के थ्रू हम कम समय में अचीव कर सकते हैं। What is the aims of plyometrics training? The aims to increase muscular power by first stretching a muscles and then contracting it in the shortest possible time. This is the aims of plyometric training. Goals of plyometrics. अगर हम गोल्स की बात करें प्लायोमेट्रिक के लक्ष्य, इसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं, तो हम पढ़ सकते हैं डिक्रीज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द eccentric and contraction and the initiation of the overcoming concentric contraction. आपने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में या आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में पढ़ा होगा कि 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं आइसोटोनिक में। एक तो होता है कि एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और होता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने देखा होगा कि जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, एंड एक्सेंट्रिक मेथड, दिस इज द लेंथनिंग ऑफ द मसल्स।
तो कहने का मतलब है जो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का जो टारगेट है, जो गोल्स है, वो क्या है? वो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो एक तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, और मींस मसल की जो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग है, वो आपको कम से कम समय में एक्सर्ट करना, को परफॉर्म करना। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में अगर बात करें कि तो किस टाइप परफॉर्म कर सकते हैं, किस टाइप के प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज को हम अपनी ट्रेनिंग सेशन में ले सकते हैं। Plyometric exercises are specialized high intensity training technique used to develop athletic power like strength and speed. Plyometric training involves high intensity explosive muscular contractions that invoke the stretch reflex, stretching the muscles before it contracts so that it contracts with greater force. कहने का मीन्स ऑलरेडी क्लियर है कि जो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है वो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब विस्फोटक जो मांसपेशी सिकुड़न है करने के साथ में जब हम इसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स करते हैं तो हम ग्रेटर फोर्स के साथ में इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि इस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या पावर को एक्सर्ट किया जा सके। The most common plyometric exercises include hopes, jumps, bounding movements। इस टाइप के जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में इंक्लूड कर सकते हैं। Plyometric exercise, jumping off a box and rebounding off the floor, hard box, these exercises especially typically increase speed and strength and build power। इस टाइप जो एक्सरसाइजेज हैं अगर हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आउटकम होगा वो काफी बेटर होगा कंपैरिजन टू अदर। प्लायोमेट्रिक इफेक्टिवनेस, ऑलरेडी स्क्रीन पे आपने देख रहा होगा कि प्लायोमेट्रिक जो इफेक्टिवनेस है इस टाइप के हो सकते हैं। डेवलप ऑफ न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसेस अप्लाइड, neuromuscular coordination, as speed activity is performed more accurately, the strength to perform is improved, energy and movement are not wasted, and the effective activity, better coordination permits greater power production। जो हमारा प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है, प्लायोमेट्रिक जो ट्रेनिंग का जो प्रभाव है हमारे वेरिएबल्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करता है विद एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। हमारी एफिशिएंसी जो है, हमारी बॉडी की जो क्षमता है पूरी रिदम में जाएगी, पूरे रिदम में एग्जर्ट होगी, और इसके साथ साथ में हमारी जो एक्यूरेसी जो होगी वो भी एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में होगी, सही एक्यूरेसी के साथ में होगी, सही सिचुएशन में होगी, और इसके साथ में स्पीड और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी इज इंप्रूव्ड, ग्रेटर पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब जब हमारी स्पीड और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी इंप्रूव होगी, जब हमारे साथ में हमारी कंपोजिशन में स्पीड और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो एक तरह से प्रोड्यूसिंग जो पावर होगा, जो प्रोड्यूस होगा, वो काफी ग्रेटर होगा, काफी फोर्सफुली होगा। किस टाइप के अगर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग अगर करते हैं तो किस टाइप के हम प्लायोमेट्रिक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्टली अगर बात करें तो प्रोग्राम डिजाइन जो होता है वो एज, कंसीडर एज, बॉडी वेट, कॉम्पिटिटिव लेवल, सरफेस, फुटवियर, प्रॉपर टेक्निक, प्रोग्रेशन, गोल्स, इन सब चीजों को लेके डिसाइड होता है। अब इसमें अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ बॉडी मूवमेंट, प्रोग्राम डिजाइन में डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मूवमेंट इन पॉइंट्स के बेस पे हम हॉरिजॉन्टल बॉडी मूवमेंट इज लेस स्ट्रेसफुल देन वर्टिकल मूवमेंट।
कहने का मीन्स है कि जब हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट करते हैं तो हमारा जो हॉरिजॉन्टली बॉडी का मूवमेंट होगा वो स्ट्रेसफुल लेस होगा, कम होगा, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट के कंपैरिजन में वर्टिकल मूवमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। डिपेंडेंट अपॉन वेट ऑफ एथलीट्स एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द जंप। जो हमारा वेट एथलीट का वेट होगा वो डिपेंडेंट होगा जब हम जंप करते हैं। इसके साथ में वेट ऑफ एथलीट्स, द हैवियर द एथलीट्स द ग्रेटर ट्रेनिंग डिमांड प्लेस्ड ऑन द एथलीट। जो हमारी डिमांड आज है वो हैवियर एथलीट की ज्यादा है। और भी इसमें कई प्रोग्राम डिजाइन में जैसे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सरसाइज है, हमारा एक्सटर्नल लोड कैसा होगा, हमारी इंटेंसिटी प्रोग्राम डे, हमारी इंटेंसिटी कैसी होगी, लोड में इंटेंसिटी कैसी, अमाउंट ऑफ एफर्ट एक्सर्टेड किस टाइप का अमाउंट ऑफ एफर्ट कैसा होगा, हमारी जो प्रोग्रेस है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होगी, इजी टू डिफिकल्ट में होगी। एक्सटर्नल वेट और रेजिंग बॉक्स हाइट जो होगी जिसपे हम जंप करते हैं। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में आपको मालूम है कि जो जंपिंग एक्सरसाइजेज होती है, एक्टिविटीज होती है, सपोज एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे आप जंप करते हैं तो उसको भी सपोज आप 12 इंच के बॉक्स पे आप जंप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग की, तो कहीं ना कहीं वो अगर उसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, अनइजीनेस फील कर रहे हैं, तो आपको रेजिंग ऑफ बॉक्स लेंथ, आपको बॉक्स की हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि आप मैक्सिमम अपने पावर को आप इंक्रीज कर सके, एक्सप्लोसिव पावर को आप इंक्रीज कर सके। इसके साथ में आप प्रोग्राम डिजाइन में आपको इंटेंसिटी के साथ में वॉल्यूम भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका वर्कआउट कैसा होगा, अमाउंट ऑफ वर्क कैसा होगा ड्यूरिंग द वन सेशन। बिगिनर्स के लिए 75 टू 100 फुट कॉन्ट्रैक्ट सेशन में कर सकते हैं ईच सेशन, और एडवांस 200 टू 250 फुट कॉन्ट्रैक्ट्स पर सेशन कर सकते हैं। इसके साथ में प्रोग्राम डिजाइनिंग में हमें इंटेंसिटी के साथ में वॉल्यूम के साथ में हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। फ्रीक्वेंसी में ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी इज सजेस्टेड दैट 48 to 70 आवर्स ऑफ रेस्ट आर नेसेसरी फॉर फुल रिकवरी। प्रॉपर एक्सरसाइज के सेट्स में प्रॉपर रेस्ट टाइमिंग भी होगी। जो हमारा पावर ट्रेनिंग वर्क रेस्ट रेशियो होगा वो 1:3 और 1:4 होगा, और वही इंडोरेंस ट्रेनिंग में 1:1 और 1:2 पे होगा। अब अगर हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को स्कॉलर, हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को एक तरह से देते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो इन कैटेगरीज को बहुत स्पेशल केयर करना पड़ता है कि वो बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं। कि अगर बिगिनर्स हैं तो उनको बिगिनर्स के ट्रेनिंग लोड के अकॉर्डिंग ही हम प्लायोमेट्रिक को अप्लाई करते हैं, और अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लोड के अकॉर्डिंग, और अगर एडवांस है एडवांस के अकॉर्डिंग। और इन पॉइंट बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस के लेवल को देख के हम अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करते हैं। किस टाइप की इक्विपमेंट्स को हम लेके प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कोन्स की जरूरत होती है, बॉक्सेस है, हडल्स है, मेडिसिन बॉल्स है, टबिंग है, बॉक्सेस है। बॉक्सेस में कई टाइप के हाइट के बॉक्स होंगे, कोन्स में भी हाइट के कई टाइप के हाइट होंगे, हडल्स में भी हाइट एडजस्टेबल होगा, मेडिसिन बॉल्स भी है। मेडिसिन बॉल्स में डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जिसके ऊपर हमें परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द ट्रेनिंग वेरिएबल्स
मतलब हमारे जो वेरिएबल्स होंगे कंट्रोल होंगे, बी फ्लेक्सिबल, लिसन टू बॉडी, मॉडिफाइड, मैनिपुलेट। इन टाइप की सिचुएशंस में हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए अभिषेक, धर्मेंद्र और जो भी नंबर आप स्टूडेंट्स हैं, आज के लिए इतना ही टाइम पर्याप्त है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को, और आगे कंटिन्यू हम करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी कल और परसों, कोई ओके कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। जी और सर। इसके ऊपर हम तो रिसर्च में जो भी वेरिएबल्स होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए क्वेश्चन सेशन हम कल करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। कि आज टाइम ज्यादा हो गया, बीच में हमारा डिस्टर्बेंस भी रहा, तो इस वजह से कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जी सर, जी सर। ऑल द बेस्ट। अभिषेक